बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन 2025 में बिहार के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए देखिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जो क्वेश्चन 2025 में बिहार में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन 2025 में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो पूछे गए हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए देख सकते हैं, ये प्रश्न अभी रिसेंटली 21 दिसंबर 2025 को जो पेपर हुआ था बिहार विधान परिषद का, उसमें पूछा गया है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है? और इस तरह का प्रश्न बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं होता है, ठीक है ना, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी का उद्गम? तो राइट आंसर यहाँ पर महानदी हो जाएगा। महानदी का उद्गम नहीं होता है। बाकी देखिए, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक पठार से होता है। बट महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसी महानदी पर जो है ना हीराकुंड बांध है, इसे भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स ये चूना पत्थर है। कौन सा है? चूना पत्थर है, ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है? अच्छा, आपने गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर गरजता चालीसा जो है ना ये आपका हो जाएगा 40 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ये गरजता चालीसा है। अगर आपसे पूछा जाए प्रचंड पचासा तो ये 50 से 60 डिग्री दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। और चीखता साठा जो है ये 60 डिग्री तक फैला हुआ है। तो इससे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देख सकते हैं ये 21 दिसंबर में प्रश्न पूछा गया है। देखिए कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निस्क्षालन की प्रक्रिया से बनती है? बताइए कौन सी मिट्टी है जो अत्यधिक निस्क्षालन की प्रक्रिया से बनती है भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में? तो इस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी जो है ये भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा निस्क्षालन की प्रक्रिया से बनती है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार से मैंने आपको करंट अफेयर्स भी कराया हुआ है बिहार दरोगा के लिए, जो 2025 में बिहार में एग्जाम्स लिए गए हैं उनमें पूछे गए हैं, जाकर के देख लीजिए। देखिएगा उत्तरी भारत का खादर क्षेत्र किससे निर्मित होता है? आप कहेंगे तो मैं हिस्ट्री भी करवा दूंगा, पॉलिटी भी करवा दूंगा, आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर भारत का खादर क्षेत्र से निर्मित पूछा गया उत्तरी भारत का, तो ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना, याद रखिएगा नई जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज़्यादा विस्तार इसी मिट्टी का है। चलिए उसके बाद जलोढ़ मिट्टी का, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका जो है पेपर में पूछा गया है बिहार एसएससी में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था?
इसी साल ये बिहार एसएससी में 2025 में जो पेपर हुआ है पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में हुआ था और इसका नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे कार्यकर्ताओं ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है, और हीराकुंड अभी मैंने आपको बताया है महानदी पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस मृदा को यानी कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बताइए। तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक है ना। काली मिट्टी कपासी मिट्टी है, कपास वाली मिट्टी जिसमें कपास की खेती होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको भी याद होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा जिला जो है बिहार का पूछा गया है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए चावल का कटोरा कहा जाता है रोहतास को। रोहतास में चावल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, गेहूं का भी उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग, कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती। देखिए फ्रेंड्स ये बीपीएससी एलडीसी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। इसी साल 20 सितंबर 2025 को बीपीएससी एलडीसी का मेंस का पेपर लिया गया था, उसी में ये प्रश्न पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबकेश्वर से होता है, क्लियर। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं भीमा नदी की, तो ध्यान रखिएगा भीमा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर के बहती है। तो यहाँ पर पूछा गया कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है, तो ये तो कर्नाटक में प्रवाहित होती है, मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के बहती है। कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी भी मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर के बहती है, ठीक है। और इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से है। उसके बाद कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के बहती है और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से ये निकल करके पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है, तो गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी है, गोदावरी, क्लियर। अच्छा गोदावरी की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कि इंद्रावती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रणीता है, प्रणीता नदी भी याद रखिएगा, प्रणीता ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि कर्नाटक में वनों की कटाई का कारण कौन सा नहीं है। चलिए बताइएगा कर्नाटक में वनों की कटाई का इसमें से पूछा गया है कि कारण कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो झूमिंग कृषि नहीं होगा। झूम फार्मिंग जो है एक प्रकार का ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरणशील कृषि है जिसे काटो और लगाओ कृषि भी कहा जाता है, ठीक है ना। स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है जंगल के पेड़ों और वनस्पतियों को काट करके जला दिया जाता है और उस राख से मिट्टी उपजाऊ बनती है जिस पर कुछ सालों तक खेती की जाती है, फिर उस भूमि को परती छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, मेघालय में की जाने वाली एक आदिम कृषि प्रणाली है। तो ये आपका कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश जो है ये थोड़ा सा ट्रांसलेट जो किया हुआ है ना बीपीएससी वो उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है आंध्र प्रदेश के, तो आपको याद रखना है ये शेषाचलम पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये शेषाचलम पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है। कहाँ का, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये तूतीकोरिन है। कौन सा है, तूतीकोरिन। अब आप लोग कहेंगे कि थुत्थुकुड़ी है, थुत्थुकुड़ी, तो जी बिल्कुल थुत्थुकुड़ी ही है। और थुत्थुकुड़ी को पहले जो है तूतीकोरिन के नाम से जाना जाता था। इसे तमिलनाडु की नमक राजधानी और दक्षिण भारत का समुद्री प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है। कावेरी नदी
देखिए कावेरी नदी की अगर लंबाई आपने पढ़ा होगा तो आपने 800 किलोमीटर पढ़ा होगा, बट यहाँ पर देखिए 802 किलोमीटर दिया गया है, तो बीपीएससी ने 802 किलोमीटर माना हुआ है आंसर। और आप भी ध्यान रखिएगा 800 के बिल्कुल ये निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक जो है ये मैकाल श्रेणी हो जाएगा। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, इस साल 2-3 बार पूछा गया है। 2 बार तो हमको ही याद है, तो मुझे लगता है ये 3 बार कम से कम इसी साल ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा मैकाल श्रेणी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा, अब देखिए यहाँ पर शीतकाल में पूछा है अधिकांश वर्षा किस मॉनसून से होती है। तो देखिए शीतकाल में अधिकांश वर्षा जो होती है ये किसके कारण से होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि भारत में अधिकांश वर्षा, शीतकाल नहीं, भारत में अधिकांश वर्षा जो है ये किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा पूछेगा। शीतकाल में वर्षा पूछेगा तो उत्तरी पूर्वी, अधिकांश वर्षा पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण होता है, दक्षिण पश्चिमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है? पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स ये कारण क्या है पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का कारण, बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल ढाल। बीपीएससी ने आंसर दिया हुआ है समतल ढाल। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कालिम्पोंग एक आपका टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन केंद्र है। ठीक है, कालिम्पोंग ये कहाँ पर स्थित है? तो कालिम्पोंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा कालिम्पोंग। ठीक है, चलिए दार्जिलिंग तो आपको पता ही है। निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है? बताइए 21 जून को, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका उज्जैन पर, कहाँ पर? उज्जैन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और जगह का नाम याद रखना आपको, बांसवाड़ा। ठीक है ना, बांसवाड़ा जो राजस्थान में है। तो कहीं कहीं जो है राजस्थान के एग्जाम में भी पूछा गया है और भी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है, और ऑप्शन में बांसवाड़ा दिया गया है, उज्जैन न देकर के बांसवाड़ा दिया गया है। तो बांसवाड़ा भी याद रखिएगा और उज्जैन भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ढेमसा, ये ढेमसा है इस तरह से, ढेमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो देखिए ये ढेमसा आदिवासी नृत्य जो है ना ये आपका कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, और यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति है, एक पोरजा जनजाति जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, पोरजा जनजाति उन्हीं के द्वारा किया जाता है, पोरजा जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? देखिएगा कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये CWG में। ठीक है ना, CWG ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित नहीं? अब देखिए किस तरह से पूछा गया है, यहाँ पर ये इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो आपको पता है कि किस जिला में स्थित नहीं है, तो यानी कि जिस जिला में है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी में नहीं है ना। तो गोगाबिल कटिहार में है केवल, यानी कि समस्तीपुर में नहीं है, कैमूर में नहीं है और नालंदा में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है ना, 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा गोगाबिल आपको याद होगा, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है ना, गोगाबिल, इसको जो है रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। अच्छा बक्सर का गोकुल जलाशय को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, और एक उदयपुर झील है जो कि पश्चिम चंपारण में है, उसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बक्सर का गोकुल जलाशय पूछेगा कहाँ पर है? तो बक्सर में। उदयपुर झील पूछेगा तो कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कथन आपको देखने को मिलेगा, 1, 2 और 3, और यहाँ से आपको उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए आते हैं प्रश्न पर। चलिए चंपारण की, ये प्रश्न रहा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर के उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। बिल्कुल,
और उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर देखिए दक्षिण बिहार का मैदान लगभग 10,518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसी से आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार का कुल क्षेत्रफल अगर आपको याद होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से इसको छांट दीजिएगा कि दोनों गलत है, क्योंकि देखिए उत्तर बिहार का जो मैदान है ना, ये लगभग आपका जो है 53,300 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। और दक्षिण बिहार का जो है ना, ये आपका 40,900 किलोमीटर में, ये लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 94,000 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो केवल ये सही है, ये वाला दोनों आपका गलत है। तो यानी कि केवल पहला सही है, तो केवल एक यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, केवल एक पहला। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण, ठीक है ना, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही कौन सा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे हुए हैं, ठीक है। एक बार हम बिहार के संदर्भ में बात कर लेते हैं, तो आप देखिएगा बिहार का जो कुल लिंगानुपात है वो कितना है, तो बिहार का कुल लिंगानुपात 918 है, और बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। ये दोनों बिहार के संदर्भ में आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परम, उफा और कुई विसेव खान, ये खान है परम, उफा और कुई विसेव खान, ये दुनिया में लोकप्रिय हैं, क्यों, बताइए। परम, उफा और कुई विसेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों हैं। ये खाने जो हैं ये रसिया में पड़ता है, और ये पेट्रोलियम खान है, ये पेट्रोलियम खान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि सतपुरा पर्वतमाला से निकल करके अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, बताइए। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकल करके अरब सागर की ओर बहने वाली नदी जो है ये कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा सतपुड़ा पर्वतमाला पूछा गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकल करके ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। साबरमती की बात करते हैं तो साबरमती जो है ये अरावली पर्वत से निकल करके खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। माही नदी जो है ना ये आपका मेहंग झील से निकल करके ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और माही नदी जो है ना ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है। पिट्टी द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स पिट्टी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित में कौन गलत दिया गया है। ये पूछा जा रहा है कि सुमेलित जो दिया गया है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें से पहले हम गलत बात करते हैं, तो गलत जो दिया गया है ये आपका क्वेटो प्रोटोकॉल दिया गया है। ये 1999 में नहीं, ये 1997 में हुआ था। 1997 होगा क्वेटो प्रोटोकॉल का। बाकी स्टॉकहोम 1972, रियो सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। क्वेटो प्रोटोकॉल जो होगा ये 1999 नहीं होगा, ये 1997 होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। देख सकते हैं कुछ आसान प्रश्न भी हैं, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ डिफिकल्ट प्रश्न का भी लेवल है। तो देखिए हीराकुंड जो है ये आपको याद होगा महानदी पर है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अच्छा एक आजकल पापीकोंडा पूछा जा रहा है। पापीकोंडा जो है नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। और टडोबा जो है ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कैमूर यानी कि भभुआ में पाया जाने वाला खनिज संसाधन कौन सा है। बिहार के कैमूर में, तो आपको पता है कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जमुई में सोना पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए थेरथंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए रामसर साइट भी पढ़ करके जाइएगा। जो है पक्षी अभयारण्य है उनको अभी रिसेंटली दर्जा दिया गया है, वो पूछेगा कि किस राज्य में है, या जो भी बिहार के रामसर स्थल हैं उनको भी पढ़ करके जाइएगा,
ठीक है ना। तो आपको पता है थेरथंगल तमिलनाडु में है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। वन प्रतिशत पूछा गया, सर्वाधिक वन नहीं पूछा गया क्षेत्रफल में। तो ये तो आप मध्य प्रदेश जानते हैं, बट आप सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछा गया है तो याद रखिएगा ये आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित करके आपको आंसर यहाँ से बताना है। तो अगर हम कैमूर की पहाड़ी की बात करते हैं तो कैमूर की पहाड़ी कौन सा हो जाएगा, ये आपका विंध्यन श्रेणी हो जाएगा। ठीक है ना। सामने इसके महादेव पहाड़ी जो है ये आपका हो जाएगा सतपुरा श्रेणी, और इलायची की पहाड़ी कार्डमम की जो पहाड़ी है ये सह्याद्री श्रेणी। तो ए, सी और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, सी और बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा की सहायक नदी इसमें से कौन सी है, तो कृष्णा की सहायक नदी इसमें से मूसी नदी है। कौन सी नदी है, मूसी नदी है। ठीक है। हैदराबाद इसी नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर। चलिए बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कामनी, हेमावती, अमरावती, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। चाय का उत्पादन के लिए तो फ्रेंड्स ये असम है। चाय का उत्पादन होता है यहाँ पर असम में ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी इसमें से बताना है कि किसका राजधानी गलत दिया गया है। राजधानी गलत है इसमें से कौन सा, तो आप देखेंगे कि हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो यही वाला गलत दिया गया। बाकी लक्षद्वीप, कावरत्ती, त्रिपुरा, अगरतला, पुडुचेरी का पुडुचेरी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजधानी शहर नेपितो किसकी है। तो नेपितो किसकी राजधानी है फ्रेंड्स, आपको पता है कि नेपितो म्यांमार की राजधानी है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा मलेशिया की राजधानी कहाँ पर है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। क्लियर। कहाँ पर है मलेशिया की राजधानी, तो ये कुआलालंपुर में है। चलिए देखिएगा कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में, देखिए फिर से कॉफ़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। कॉफ़ी के उत्पादन में तो देखिए भारत कॉफ़ी अधिकांश पूर्वी तट पर उगाई जाती है। यहाँ पर अधिकांश पूर्वी, अच्छा कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर है, पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी घाट पर है ना। तो ये गलत हो गया। कर्नाटक अकेला भारत की कुल कॉफ़ी का 2/3 से अधिक उत्पादन करता है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट दिया गया है। विश्व के कुल कॉफ़ी के उत्पादन का लगभग 4% भारत करता है, ये भी सही है। और भारत अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाला कॉफ़ी का उत्पादन करता है जो अरेबिका कहलाती है, ये भी करेक्ट दिया गया है। कौन सा इसमें से आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर बताना। एक तरफ शिखर दिया गया और उससे संबंधित पर्वत श्रेणी दिया गया है ना। तो धूपगढ़ कहाँ का हो जाएगा, तो धूपगढ़ हो जाएगा आपका सतपुड़ा का। डोडा बेटा आपको पता ही है नीलगिरी की। अमरकंटक जो है ये आपका हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी का, और नंगा पर्वत हो जाएगा हिमालय श्रेणी का। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो शिक्षक दिवस जो है ना ये 5 सितंबर, ये आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जैविक रिजर्व और उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो देखिए सुंदरवन बिहार में थोड़ी है, सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, ये वाला सुमेलित नहीं। बाकी देखिए नीलगिरी तमिलनाडु, मानस असम, पंचगढ़ी ये मध्य प्रदेश सही दिया गया है, ये वाला सुमेलित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी सेशन को कवर करेंगे, सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए कौन सा राजधानी शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है, यूरोप में नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर कराकस जो है ना, ये कराकस किसकी राजधानी है, तो वेनेजुएला की राजधानी है, और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक है ना। वेनेजुएला में की राजधानी है कराकस। क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है। घटते क्रम यानी कि पहले सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पहले बात करते हैं तो इसमें से अगर बात करते हैं, देखिए 4 राज्य दिया गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन्हीं को व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिहार का, बिहार के बाद जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, फिर आपका कर्नाटक का और फिर केरल का। ठीक है ना। तो केरल सबसे लास्ट और बिहार सबसे पहले हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हम्पी स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो हम्पी स्मारक जो है ना ये कर्नाटक में है। ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आपने पढ़ा होगा, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। चलिए उसके बाद देखिएगा
यहाँ पर नदियाँ दिया गया है और बांध दिया गया है, और मिलान करके यहाँ से आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो मेटूर बांध है ना। अच्छा, महानदी पर तो अभी हमने पढ़ा भी था, हीराकुंड है। नर्मदा पर सरदार सरोवर है, और गंगा पर टिहरी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा अब आप लोग यहाँ से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे तो राउरकेला पहला वाला ही गलत दिया गया है, ये उड़ीसा में है, तो यहाँ पर केरल दिया गया, गलत हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा में है। बाकी भिलाई छत्तीसगढ़ में, सेलम तमिलनाडु में, बोकारो जो है ये झारखंड में है। क्लियर। अच्छा, कुद्रेमुख कहाँ पर है, जरा आप मुझे बताइए, तो कुद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक में कुद्रेमुख है, याद रखिएगा, बड़ा पूछा जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर दिल्ली दिया गया है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सही दिए गए हैं, ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है सही। देखिए, निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है, देख सकते हैं पर्वतों का क्रम बड़ा पूछा जा रहा है आजकल, तो आपको याद रखना उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, फिर आपका मकालू, और फिर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, और फिर आपका कंचनजंगा हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ये कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, ये प्रश्न बिहार ईएसआई मेंस में ही पूछा गया है 14 दिसंबर 2025 को। बताएंगे सभी लोग कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह पार्वती नदी के तट पर है, पार्वती घाटी में। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी के बारे में क्या सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, और इनमें से बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट दिया गया है। और देखिए, स्टेटमेंट दे करके इस साल 2025 में बिहार दरोगा के एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा कि कॉफ़ी के बारे में पूछा गया है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। तो देखिए, कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय जलवायु की ये फसल है, और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है। चेन्ना केशव मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है कर्नाटक में है, चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, यहाँ पर और बना लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। इस तरह के भी प्रश्न बड़ा पूछा जा रहा है आजकल बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अरावली, मालवा, विंध्य और अजंता दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजंता, विंध्य, मालवा और फिर अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाला है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाला है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का रोहतास है, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो ये पूर्णिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतास और पूर्णिया, ठीक है ना। चलेगा कि सिंधु जल संधि के अनुसार, अब ये 71वीं बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। देखिए, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई हैं, बिल्कुल 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें नहीं है। तो देखिए, सिंधु जल संधि जो हुआ था यह आपका 1960 में हुआ था, और इसके अनुसार 3 पूर्वी नदी भारत को जो है आपको आवंटित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये सब सिंधु की सहायक नदी हैं, और इनमें अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी नदी में ब्यास, रावी और सतलज आएगा। ब्यास, रावी
और सतलज, यानी कि झेलम नहीं आएगा, तो झेलम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि झेलम राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत को सौंपा गया था। ब्यास, ठीक है, रावी और सतलुज, तो यहाँ रावी सतलुज है, मैं ब्यास भी लिख देता हूँ। ये 3 नदी हो गया, और बाकी 3 नदी जो है पश्चिम नदी वो पाकिस्तान के हिस्से में है। सिंधु, झेलम, चिनाब, तो एक तो झेलम हो गया, सिंधु और चिनाब याद रखिएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है घुमा फिरा करके। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगिनोट रेखा, आपने मैजिनोट, इस तरह से आपने मैगिनोट लुसेंट वगैरह में पढ़ा होगा, मैगिनोट रेखा। तो मैगिनोट रेखा कहाँ पर है? तो देखिए, मैगी जब हमने खाया ना तो क्या हुआ, गला में फंस गया, ठीक है, और जम गया। ऐसे याद रखिएगा, मैजिनोट से मैगी आ रहा है ना, मैगी 2 मिनट वाली। तो देखिए, मैगी जब हमने खाया, एक तरीका है याद रखिएगा, तो वो क्या हुआ, गले में फंस गया और जम गया, फंस गया और क्या हुआ, जम गया। तो फंस से क्या हो गया, फ्रांस, और ज से जम गया, जर्मनी। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, बाकी आपको याद ही होगा। चलिए देखिएगा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। तो फ्रेंड्स, ये पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ डेविल्स नेक के नाम से, डेविल्स नेक, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रॉ जल डमरू मध्य है, ये जाना जाता है, ठीक है ना, क्रॉ जल डमरू मध्य, इसको डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लदांग संदर्भित करता है, लदांग, इस तरह से हमने लदांग पढ़ा होगा। लदांग जो है एक तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि है, ठीक है ना, लदांग। और लदांग जो होता है ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, मेनली मलेशिया आप याद रख सकते हैं। तो एक तरह का ये स्थानांतरित कृषि है लदांग, ठीक है। उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको पता है ये भारत में है, असम में पड़ता है, इसका नाम है माजुली द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? पहला तो सबसे बड़ा गंगा हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर पूछा गया है तो फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी बेसिन है, गोदावरी, ठीक है ना, याद रखिए गोदावरी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अच्छा, 5 प्रयाग हैं जिसको कि पंच प्रयाग कहा जाता है। तो देखिए, पहले देखिए अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है ना, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है, बता दीजिए, देव प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देव प्रयाग। अच्छा, एक देव प्रयाग हो गया, 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग, तो एक तो देव प्रयाग हो गया, एक आपका हो गया यहाँ पर देखिए विष्णु प्रयाग हो गया, यहाँ पर लिखा ही गया है, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग। उसके बाद देखिए कर्ण प्रयाग, उसके बाद देखिए रुद्र प्रयाग, और एक है आपका और याद रखिएगा नंद प्रयाग, ठीक है ना। तो ये 5 प्रयाग हैं। क्लियर? अच्छा, अलकनंदा और भागीरथी के संगम यह स्थल है देव प्रयाग, ठीक है ना। अच्छा, विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग, ये धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है। धौली गंगा, यहाँ तो जगह कम है फिर भी मैं लिखता हूँ धौली गंगा और अलकनंदा का, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा का। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आपका कर्ण प्रयाग है, तो कर्ण प्रयाग पिंडर नदी और अलकनंदा का है, पिंडर और अलकनंदा का, पिंडर और अलकनंदा, ठीक है ना, पिंडर और अलकनंदा, अलकनंदा सभी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कर्ण प्रयाग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, नंद प्रयाग देख लीजिए, ये नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा का है, नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा का। और रुद्र प्रयाग जो है ये मंदाकिनी और अलकनंदा का है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप, तो देखिए 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये नारकोंडम और बैरन। बैरन जो है ये सक्रिय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, किस शहर में है? समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, तो फ्रेंड्स ये शिमला में है, ठीक है ना, शिमला में है समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। उसके बाद देखिएगा कान्हा नेशनल पार्क, थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है, क्वेश्चन पेपर ही थोड़ा सा ये ब्लर था, कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया है। तो आपको पता है ना, कान्हा मध्य प्रदेश में है मध्य के बांध से कान्हा बोला, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकटक क्या है, लोकटक तो आपने पढ़ा भी है कि लोकटक एक तरह का क्या है, मणिपुर में पाया जाता है, मतलब मणिपुर में है, ये झील है लोकटक झील, तो ये देखिए झील दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना का अंतर्गत आता है? तो टाइगर रिजर्व कौन सा है बिहार का? एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एकमात्र नेशनल पार्क
पश्चिम चंपारण में पड़ता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में पश्चिम चंपारण में ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा उदयपुर भी पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर झील अभी हमने पढ़ाया आपको, ये भी पश्चिम चंपारण में है। भीम बांध जो है ये मुंगेर में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल। अच्छा, ये पिछले साल शायद 2024 में या 2025 में ही पूछा गया था, ठीक है ना। घाघरा का उद्गम मतलब घाघरा जो है ये कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, घाघरा। तो घाघरा रेविलगंज में आकर के, रेविलगंज में जो सारण में पड़ता है, रेविलगंज में आकर के मिलती है, रेविलगंज, ठीक है ना। यहाँ घाघरा नदी का उद्गम पूछा गया है तो ये कैमूर जिला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैमूर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो आपको पता है, ऑप्शन से ही आप देख लीजिएगा, जमुई जिला में, ठीक है, जहाँ पर नागिनकटी है जिसको कि रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश भाग, तो ये आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार का कौन कौन से जिला लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से जिला को लाभ होगा। तो ये जिला आपका है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, कोसी मेची लिंक परियोजना से। देखिए अफ्रीकनर्स जो है, अफ्रीकन्स ऐसा देखिए लिखा गया है, अफ्रीकनर्स से अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। आंसर यही माना है बीपीएससी ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नागी पक्षी अभयारण्य स्थल जो है ये जमुई में है, जैसे मैंने नागिनकटी बताया है। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है, तो ये मान्यता बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए नेपाल के, इसमें से पूछा गया है कि किस ग्लेशियर को, नेपाल का कौन सा ग्लेशियर है जिसको 2025 में मृत घोषित किया गया है। एक तरह से करंट का भी हो जाएगा, ज्योग्राफी का भी हो जाएगा, और मैंने इसलिए रखा है कि आप देख सकते हैं खुम्बू, याला और इमजा ग्लेशियर, इमजा ग्लेशियर, ठीक है ना, ये सभी नेपाल में ही है। अगर आपसे पूछा जाएगा खुम्बू ग्लेशियर कहाँ पर है, तो नेपाल में। याला कहाँ पर है, नेपाल में। इमजा ग्लेशियर कहाँ पर है, नेपाल में, इसलिए मैंने रखा हुआ है ठीक को, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो देखिए मृत घोषित किया गया है नेपाल के याला ग्लेशियर को 2025 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है और यह कुल 36 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये दीव है, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैत्री सेतु जो है ना, यह बनाया गया है फेनी नदी पर, फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी जो है एक सीमा पार नदी है जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात का, तो फ्रेंड्स ये 919 है। कितना है, ध्यान रखिएगा, 919 है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात जो है ये 943 है। तो साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हारमुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है। हारमुज जल डमरू मध्य, और देखिए यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ से आप चुनिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हारमुज जल डमरू मध्य जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 1 और 4 कहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। यूक्रेन के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 देश का नाम दिया गया है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर चुनना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन के साथ आपको ध्यान रखना है। देखिए यूक्रेन के साथ बात करते हैं तो बेलारूस, रसिया,
पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा जो है ये सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदोवा भी है, बेलारूस भी है, रोमानिया भी है, स्लोवाकिया भी है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? कीव है यूक्रेन की राजधानी, कीव। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? कोयला उत्पादन से संबंधित बताइए, कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बेलाडीला हो जाएगा। बेलाडीला जो है अपनी उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ मैग्नेटाइट अयस्क का विशाल भंडार पाया जाता है, और ये बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बाकी देखिए गिरिडीह, बोकारो और कर्णपुरा ये झारखंड में पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये नदी जो है कौन सी है? तो ये नदी सतलुज नदी है, महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है, तो ट्रांस हिमालय से जो है आपको याद रखना है सिंधु नदी निकलती है, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें शामिल है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती हैं? कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अच्छा, आपसे प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया था कि कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर बिहार की जलवायु को CWG में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कोपेनिकस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये AM प्रकार की जलवायु है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण? तो फ्रेंड्स ये कौन सी श्रृंखला है जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो ये शिवालिक है। शिवालिक पर्वतमाला, जिसे बाह्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, सबसे युवा हिमालयी पर्वतमाला है जो प्लीस्टोसीन युग में के दौरान बनी थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लीस्टोसीन युग के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शिवालिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मध्य हिमालय से दक्षिण में स्थित है और मुख्य हिमालय पर्वतमाला के समानांतर चलती है, जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी दिया गया है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गंगा का, तो आप आसानी से मिला लेंगे। गंगा का जो हो जाएगा यह आपका कौन सा हो जाएगा? गंगा का कोसी हो जाएगा। यमुना की बात करते हैं तो चंबल हो जाएगा। कृष्णा का भीमा हो जाएगा, और महानदी का जो है ये शिवनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको मिला लीजिएगा। 3, 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी? तो फ्रेंड्स देखिए, ये अरब सागर में मिलती है नदी, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। ठीक है ना, अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है, ध्यान रखिएगा। और नर्मदा नदी और एक और नदी है ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा। ये सब नदियाँ जो है ना, ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना आपको। एक तरफ जलप्रपात दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं। तो अगर हम दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं तो दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, ये गोवा में है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगर बरकाना की बात करते हैं, बरकाना तो ये सीता नदी पर है, सीता नदी पर है बरकाना, ये कर्नाटक में है। अच्छा, खंडाधार जो है, खंडाधार ये कोरापानी नाला नदी पर स्थित है, या कोरापानी नाला नदी। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है ना, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और पलानी जो है, पलानी कहाँ पर है? तो पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर 4, 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में अंगूर की खेती, यहाँ अंगूर बना लीजिए, अंगूर की खेती। ठीक है ना, चलिए विश्व में देखिए, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोषकीट पालन यानी कि रेशम कीट उत्पादन,
और बहुत विकसित है। ये कहाँ पर बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर फ्रेंड्स, फटाफट आंसर बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, तो फ्रेंड्स देखिएगा पूरा ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पाया जाता है परिप्रशांत पेटी में। रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत मेखला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिप्रशांत पेटी। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अच्छा, भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, देखिए प्रश्न पूछा गया है इसी साल, ध्यान रखिएगा। भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ठीक है ना। आगे आपको मिलेगा प्रश्न। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन से हैं। तो ये टीन उत्पादक देश जो है ये कौन से हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके हैं चाइना और इंडोनेशिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रांची का पठार उदाहरण है, रांची का पठार। तो देखिए रांची का पठार जो है ना ये उदाहरण है किसका, तो फ्रेंड्स ये उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है, ठीक है ना, रांची का पठार। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आप इजीली जानते हैं कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ। तो देखिए नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। इन जिलों का नाम आप उंगलियों पर काउंट करेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसमें से पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है ये आपका कैमूर है, ठीक है ना, कैमूर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भीम बांध कहाँ पर है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये मुंगेर में पड़ता है, प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रश्न पूछ लिया गया, आप देख सकते हैं, तो ये मुंगेर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली। तो मुख्य नदी प्रणाली जो है ये गंगा नदी है, आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी बिहार के चौसा के पास बक्सर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित हैं, कौन कौन से, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और लखीसराय, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि गंगा नदी बिहार में जो है ये जो है बक्सर जिले में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, क्वाड का बताइए, क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड में जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम इसमें नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा पोलावरम परियोजना है, पोलावरम बताइए। तो देखिए पोलावरम परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य जो है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति करना है। तो आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और इसी प्रकार से मैंने जो भी सब्जेक्ट आपको सब जा करके देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए कंपोज जो है ये आपका ब्राज़ील में है, लानोज जो है ये वेनेजुएला में है, उसके बाद ग्रान चाको, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना में है, बिल्कुल करेक्ट ये तीनों दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वेल्ड जो है फ्रेंड्स ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना, वेल्ड अफ्रीका में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वेल्ड, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, एक एक करके पढ़िए। देखिए भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल भूमध्य रेखा अफ्रीका को मोटे तौर पर 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके बाद देखिए पेंटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, जी बिल्कुल यह सच है कि पेंटागोनिया एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और मुख्य रूप से तेज हवाओं, कम तापमान और सीमित वर्षा के कारण पौधे यहाँ पर ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं।
तो ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए टंगानिका झील जो है, टंगानिका आपने पढ़ा होगा, टंगानिका इस तरह से टंगानिका। देखिए टंगानिका झील जो है ना, यह अफ्रीका में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, बट ये सबसे बड़ी झील नहीं है अफ्रीका की। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए माउंट ब्लैक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, ठीक है ना, और यह फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है, और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आसानी से आप बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब देखिए इधर जनजाति दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दूसरी तरफ दिया गया है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। अब देखिए ये चीन जनजाति जो है ना, यहाँ आप देख सकते हैं चीन जनजाति, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये म्यांमार में। टोबा जनजाति जो है ये आपके मुख्यतः अर्जेंटीना में पाई जाती हैं। चकमा जो है, चकमा ये आपका बांग्लादेश में, और माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं। चार चार के बाद देखिए 1 2 और 3, 4 1 2 3 कहाँ पर दिया गया है। देखिए अब इसमें किस तरह से मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा ए का, तो 4 यहाँ पर ए का कहाँ पर दिया गया है, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित है, बिल्कुल। मकासर जल डमरू मध्य ये बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच है, जो कि दोनों इंडोनेशिया का द्वीप है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सुंडा ये जावा और सुमात्रा के बीच है, और मेसिना जल डमरू इटली और सिसिली के बीच है, ठीक है ना, इटली के मुख्य भूमि और सिसिली के बीच है। चलिए उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ झूमिंग कृषि का नाम है, उससे संबंधित देश हैं, तो देखिए रोका जो है, रोका कहाँ का है, यहाँ से राइट आंसर चुनना है आपको, तो रोका ब्राज़ील का है, ठीक है ना, रोका ब्राज़ील का है। तमराई जो है ये थाईलैंड का है। कानुको कहाँ का है, तो कानुको आपको याद रखना है, कानुको कहाँ का है, कानुको वेनेजुएला का है। और लडान या फिर लद्दाख इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये मलेशिया का है। तो अब मैंने मिला दिया, आंसर आप खुद से चुन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला जो है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गुंटूर जिला बताइए, तो गुंटूर जिला जो है ना, ये जो है फेमस है मैग्नेटाइट अयस्क के लिए, तो यहाँ पर मैग्नेटाइट दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, मैग्नेटाइट के लिए। चलिए उसके बाद देगा अगला प्रश्न दिया गया है, सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो कोसी का क्या हो जाएगा, कोसी गंगा। तीस्ता आपका ब्रह्मपुत्र। हिरण आपका किसका हो जाएगा, हिरण बताइए, हिरण किसका हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर देखिए हिरण आपका हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ हिरण आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका गोदावरी में, और पूर्णा हो जाएगा आपका, नहीं पूर्णा होगा आपका, एक मिनट रुक जाइए, कोसी हो जाएगा गंगा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, पूर्णा आपका हो जाएगा गोदावरी, और हिरण हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक कहवा का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कहवा कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, सीमेंट उत्पादन में। तो देखिए सीमेंट उत्पादन में 1 नंबर पर चाइना है, और भारत दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिएगा कि जल विद्युत उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पर है। नाथपा झाकरी ये उत्तराखंड में नहीं है, नाथपा झाकरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध हरियाणा में नहीं है, आप सभी को पता है ये उत्तराखंड में है, और ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है, गुजरात में, ये करेक्ट दिया गया है। कोयना जल विद्युत परियोजना केरल में नहीं है, कोयना जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कोयना नदी पर, तो सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए एनटीपीसी दादरी जो है ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में नहीं है, एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट ये आपका केरल में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और तालचेर जो है आपको पता है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। तो सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा यहाँ पर देखिए कच्छ और भुज ये आपको पता है कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के हैं, ठीक है। और ब्रह्मणवेल पवन फार्म कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ब्रह्मणवेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुपंडल पवन फार्म ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ऑप्शन डी।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है, यहाँ से आपको आंसर बताने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना है और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, बिल्कुल करेक्ट है। और यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसी प्रकार से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ से आपको आंसर बताने हैं। चलिए कलपक्कम जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ठीक है। और ये आपका थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर ना, याद रखना आपको। और कलपक्कम जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कौन सा एक है। तो देखिए भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारकों में से इसमें एक है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो यह एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त मानसूनी हवाओं को रोकता है और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में पर्याप्त वर्षा के रूप में छोड़ने के लिए यह बाध्य करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। और यहाँ से आपको आंसर चुनना है, घटते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। तो देखिए सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो पुडुचेरी में है, ये आपको पता है। पुडुचेरी की बात अगर बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी कि 3-2। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है ना। 3-2-1 और फिर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा 4। तो 3-2-1-4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3-2-1-4। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और यह किन स्थानों को जोड़ता है। तो सबसे लंबा अगर हम जलमार्ग की बात करते हैं तो ये जलमार्ग नंबर 1 है, ठीक है ना। कौन सा है, जलमार्ग नंबर 1 है, इसको ध्यान रखिएगा आप। जलमार्ग नंबर 1 हो जाएगा और यह हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद के बीच में है, ठीक है। बाकी देखिए जलमार्ग 2 ये सादिया से धुबरी के बीच में है, तो ये सब भी आप चाहें तो फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचपटमाली खदान किस खनिज से संबंधित है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, कोरापुट में, उड़ीसा के, और ये बॉक्साइट के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बॉक्साइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि कौन सी यहाँ पर मृदा लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेटेराइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो अभी मैंने बताया है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। तो मालवा की पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है कौन सा, तो ये बुंदेलखंड, ठीक है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है। ब्राह्मणी नदी का निर्माण, तो इसका निर्माण शंख नदी और कोयल नदी के निर्माण से हुआ है, ठीक है ना, कोयल नदी के संगम से होता है ब्राह्मणी नदी का निर्माण। और ये उड़ीसा राज्य के राउरकेला शहर के पास मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो इनमें से नई दिल्ली का हो जाएगा वार्षिक तापांतर। क्यों, क्योंकि ये आपका समुद्र से इसकी जो दूरी है इसके कारण है, ठीक है ना। जबकि मुंबई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचीन और बेंगलुरु, ये शहर जो है ये समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ तापांतर कम होता है। चलिए उसके बाद देखिए जनपाओ पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है जनपाओ पहाड़ियों से। तो जनपाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी निकलती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर थूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जनपाव पहाड़ी जो है यहाँ से चंबल नदी निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है जनपाव, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए ये मैंने बता दिया, थूर करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है मिलान करना, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ स्थान दिया गया है और यहाँ से कूट में से मतलब नीचे दिए गए विकल्प में से सही आंसर आपको चुनना है। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, आपको पता है। रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में, लाखापानी अरुणाचल प्रदेश में है और खुंजरेब दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग मिला लीजिएगा इसको। देखिए वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है। तो देखिए 25% आबादी, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 16.5% लगभग आबादी है इसकी और बिहार की जो है ये 8.6%। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लगभग 25% तो हो ही जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए काली मिट्टी मेघालय ये गलत दिया गया है, लेटराइट मिट्टी गोवा सही है और शुष्क मिट्टी, देखिए शुष्क मिट्टी मेनली जो है राजस्थान में पाया जाता है, बट ये गुजरात के कच्छ के रण में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो गुजरात भी होना चाहिए था क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ऑलरेडी उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया, बट आयोग ने अभी इसका आंसर लेटराइट मिट्टी ही दिया हुआ है गोवा। अब देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या आंसर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर नदियाँ दिया गया है घटते क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस क्रम में, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सबसे गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद आपका कृष्णा हो जाएगा, फिर आपका महानदी और फिर आपका नर्मदा हो जाएगा। यानी कि 2, 4 और 3, 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, 2, 4, 3, 1। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। भारत में बॉक्साइट भंडार, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, तो ये मैकाल पहाड़ियाँ, यहाँ पहाड़ी पर्वतमाला दिया गया तो मैकाल पहाड़ी पर। अच्छा, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वार्षिक ताप की अधिक सीमा दर्ज करने वाला स्थान कौन सा है? तो वार्षिक ताप राजस्थान वगैरह में जैसलमेर वगैरह आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जोधपुर दिया गया है और यही आंसर भी आयोग ने दिया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, उत्तर से दक्षिण की ओर, और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। अब देखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु शिखर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा धूपगढ़ी, क्लियर। उसके बाद आपका महेंद्रगिरी, ये आपका पूर्वी घाट पर है, और उसके बाद डोडा बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये वाला क्रम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत में सबसे पूर्वी है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना है, अगर इस तरह से पूछता सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी तो नामदफा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, बट इनमें से बात करते हैं तो काजीरंगा राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो है ये मानस से भी थोड़ा पूर्व में है, तो काजीरंगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये काजीरंगा, मानस, ये सब आपको पता है कि ये असम में है। झूम खेती की जाती है, झूम खेती पाई जाती है, यहाँ बना लीजिए। ठीक है ना, झूम खेती, तो ये पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में, पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में, ये आपको भी पता होगा, पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में। ठीक है ना, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर पाई जाती हैं। केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है? केप ऑफ गुड होप, तो फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका की, और केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है ना, बार्थोलोम्यू डियाज ने। चलिए केंद्रीय भवन संस्थान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो फ्रेंड्स ये रुड़की में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लखापानी जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बड़ा पूछा जा रहा है। लखापानी अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, चांगला लद्दाख में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है? तो भारत में ये असेमिका चाय की, बाकी देखिएगा ये सब कॉफ़ी की किस्म है, यहाँ पर चाय की पूछा गया तो चाय असेमिका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड स्थित है, तो उड़ीसा लांजीगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है किनके बीच में फैला हुआ है? तो अभी मैंने जलमार्ग 2 के बारे में आपको बताया भी है कि जलमार्ग 2 सादिया और धुबरी के मध्य में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इलाहाबाद से हल्दिया ये जलमार्ग 1 है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है?
पूर्वी हिमालय से। तो आप देखेंगे यहाँ पर डाफला, मीरी, अबोर ये पूर्वी हिमालय से संबंधित है। बट यहाँ पर गडजाट पहाड़ियाँ जो है ना, ये पूर्वी हिमालय से नहीं बट ये पूर्वी घाट से संबंधित है, पूर्वी घाट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को जाना जाता है चेरी ब्लॉसम के नाम से या कॉफ़ी शावर के नाम से। तो यहाँ पर देखिए चेरी ब्लॉसम नाम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए भारत के किस जिले में झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है? थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है ना। भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है? और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखिए झींगा मछली की राजधानी के तौर पर आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर है उसी को जाना जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि खासी पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है चेरापूंजी, वहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है किसके कारण से? तो ये होती है आपका पर्वतावरोध के प्रभाव से, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ओरोग्राफिक इफेक्ट से। तो इसे आप ध्यान रखिएगा।